Hey everybody, once again, welcome back to Hell Garden. This is episode number 538 of Flame Emperor. अगर आप उन लोगों में से हो जो इंतजार कर रहे हैं तब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने का, जो फुल फाइटिंग सीन से भरे हुए एपिसोड्स आने शुरू होने वाले हैं, तो ये सही समय है क्योंकि पिछले जो इमोर्टल एम्पर इमोर्टल गॉड्स वाले एपिसोड्स थे जो कि आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिलेंगे, उनमें चीजें काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी हैं। सो डोंट वेट फॉर इट, बनो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। चलो ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट। अब अगर रियल एपिसोड की बात करी जाए तो पिछले पार्ट के लास्ट में जियान उस ब्लडी शैडो फिगर से फाइट कर रहा होता है जो एक्चुअली में ब्लडस्टोन इविल गॉड के दो सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट्स में से एक था और उसकी स्ट्रेंथ होती है क्वासी फोर्स रीइंकार्नेशन लेवल पे। लेकिन तब भी जियान की होली फ्लेम के सप्रेशन के सामने इसकी बैंड बजी पड़ी थी। वो समझ जाता है कि जब तक इस लड़के को होली फ्लेम प्रोटेक्ट करती रहेगी वो जियान को बहुत हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए एक स्पेशल सिनिस्टर टेक्निक यूज करी जाती है। वो ब्लड शैडो खुद को बदल देता है एक नदी में, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी नदी नहीं बल्कि ब्लड रिवर थी जिसने जियान को अपने अंदर खींच लिया था। और ये देख के बाकियों के दिल ट्रेम्बल हो जाते हैं। अब चलो इस इश्यू को जियान कैसे रिजॉल्व करने वाला है, साथ में इसमें एक्शन लेने वाला है हाफ इविल गॉड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन से जिसमें जियान एक जंजाल में फंस चुका था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों खूनी हाथों ने उसके हाथ पैरों को पकड़ के रखा हो, उसे जाने नहीं दे रहे थे। उसकी कल्टीवेशन लाइफ फोर्स ये धीरे धीरे करके इनके द्वारा डिवावर करी जा रही है और ये चीज सच में टेंशन में डाल देने वाली थी। उसकी आंखें डार्क होती हैं, वो अपने हाथ को झटका देके बोलते हैं होली फ्लेम ओरिजिन। शरीर से बाहर आते हैं 5 अलग रंगों के मोती। ये बीड्स बिल्कुल ब्लेजिंग सन की तरह चमक रहे थे, लेकिन जस्ट जियान अपनी होली फ्लेम ओरिजिन को मिलाने वाला होता है तभी उसके दिमाग में एक इरिटेटेड आवाज गूंजती है जो ही करके बोलती है पागल लड़के। जियान जम जाता है, वो कंफ्यूजन के साथ बोलता है सीनियर। ऑफ कोर्स बोलने वाली होती है गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट। वो गुस्से से कहती है होली फ्लेम का फ्यूजन जिसे तुम अपनी बुद्धा एंग्री रीइंकार्नेशन को बनाते हो। हालांकि ट्रिपल रीइंकार्नेशन को घायल करने के लिए काफी है, पर ऐसा ओरिजिन फ्लेम का फ्यूजन बस क्वाजी फोर्स रीइंकार्नेशन को खतरा ही पहुंचा पाएगा। ये उसके लिए जानलेवा साबित नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे ट्रम्प कार्ड का अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आगे कंटिन्यू करते हैं, तुम उस इडियट की तरह हो जो एक खजाने के पहाड़ के ऊपर बैठने के बाद भी एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। जैन सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है मेरे पास ऐसा क्या है? वुड एट्रीब्यूट, थंडर एट्रीब्यूट, गॉड एग्जीक्यूशन रूलर और लोअर बॉडी कल्टीवेशन, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया सरफेस हुआ था। वो पूछता है सीनियर क्या आप फायर स्पिरिट ऑर्ब की बात कर रहे हो? वो स्पिरिट गुर्रा के बोलती है फायर स्पिरिट ऑर्ब तुम्हारा सर, वो चीज बस एक चाबी है, उसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलो तुम ध्यान लगाओ, एक्टिवेट करो फ्लेम मंत्रा को। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में गॉड लेवल से ऊपर की ये चीज इसी कवाड़ की तरह कैसे इस्तेमाल करी जा सकती है। अगर शाओ क्लैन के एल्डर्स इसके बारे में जान जाते तो शायद वो अपनी कब्रों से बाहर आके तुम्हारी हड्डियां तोड़ते। ये पूरी कन्वर्सेशन हुई होती है बस पलक झपकते जियान के दिमाग के अंदर, लेकिन बाहरी दुनिया में वो अपनी सांसों को स्थिर कर चुका था। फिर से बोलती समय नहीं बचा, फ्लेम मंत्रा को अवेकन करो, फिर महसूस करो कि क्या बदलाव लाता है और जो अपीयर हो उसे कंट्रोल करना, इसकी पावर को इस्तेमाल करना। या हल्का सा नोट करके चेंज करता है हैंड सीज को। फिर शरीर के बाहर के स्पेस में से वेंगवर्स की आवाजें गूंजती हैं। फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ये हुआ था उसकी बॉडी की सारी होली फ्लेम्स एक खास तरीके से बहती हैं। ये उसे एक तेज रोशनी में ढक देती हैं। एक मोमेंट के बाद एक छोटा सा कल्डन जो कि जीते जागते दिल की तरह धड़क रहा था उसके सीने से बाहर आया होता है। हालांकि इसे देख के जियान के दिमाग में सवाल तो हजार थे, लेकिन सोचने का समय नहीं था। वो उस छोटे से कल्डन को अपनी हथेली पे घूमने देता है। तुरंत ही उसे ढकने वाली रिवर के अंदर जो ब्लड फैंटम था यानी कि वो इविल शैडो फिगर, उसे कुछ महसूस हुआ था और वो अनईजी फील करने लगता है। गूंजती हैं वह की आवाजें। वो सोचता है क्या चीज है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। उस ब्लड रिवर में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। ये स्पेस को चीरते हुए टेरिफाइंग स्पीड के साथ स्मैश हो जाती हैं जियान की तरफ। तेज बूम शावो शावो की आवाजें गूंजी थी। ये नदी अपने आप को एक समुद्र का रूप देती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिवावर करती जा रही थी। वो ट्विस्ट होता है, लाइफ और अनहाइलाइट हो रहा था। और वैसे डेवस्टेशन को देख के आंखें तो जियान की भी श्रिंक हो गई थी। वो एक पल के रूलर की स्पिरिट को गालियां देना चाहता था, लेकिन जैसे उस छोटे कल्डर ने सेंस कर लिया वो ये कांपता है। इसमें से बज की साउंड निकलती है और निकली थी एक पावरफुल सक्शन फोर्स जो जियान की सारी होली फ्लेम्स को अपने अंदर खींच लेती है। तभी उसके ऊपर हमला करती है वो ब्लडी वेव, बिल्कुल वर्ल्ड एंडिंग राक्षस की तरह। हाउएवर इससे पहले स्ट्राइक कर भी पाती, वो कल्डन हल्का सा हिला था। इसमें से रिलीज होती नॉर्मल से दिखने वाली डिम लाइट। ये लाइट
लाइट कल्लन के मुंह से एक शॉट में निकली थी और ये सीधा टकरे आती है उस मॉन्स्टर्स वेव से। फिर सबकी स्टैंड आंखों के सामने एक भयानक स्प्लैश का साउंड गूंजता है। वो डिवॉरिंग ब्लड सी पूरी तरह से शैटर हो गया था, जैसे किसी ने इसे अंदर से उधेड़ दिया हो। उन बिखरती हुई वेव्स में से निकलती है घनी इविल एनर्जी। इसके प्रेशर से पूरा वॉइड ही फट जाता है। दूर से जब यूरू, येनिन और बाकी के लोग ऐसे सीन को देखते हैं, ये सब स्टंड हो जाते हैं। ये मनी मन में सोचते हैं कि जियान को सच में टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करने के बावजूद खुद को कमजोर दिखाना पसंद है। पिछले अटैक्स की जो फ्लक्चुएशंस थी उसने सबके दिलों को गले तक ला दिया था। अगर जियान को कुछ भी हो जाता तो ये दोनों लड़कियां शायद पूरी तरह से पागल हो जाती। लेकिन इवन इन्हें भी ये पता नहीं था कि गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की गाइडेंस में जियान फ्लेम मंत्रा के उस मिस्टीरियस कर्लन को कंट्रोल करने लगा है। बिना स्पिरिट की गाइडेंस के जियान की पावर उस डरावने अटैक का सामना करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। उस स्मॉल फ्लेम कर्लन ने होली फ्लेम की सोर्स पावर को डिवॉल्व किया था और जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो डिस्ट्रक्टिव पावर जियान की इमेजिनेशन से भी ऊपर चली जाती है और ये उसके चेहरे के सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है। वो एक गहरी सांस लेके बोलते एग्जैक्टली क्या था, एक आर्टिफैक्ट, लेकिन फिर ऐसे गॉड एग्जीक्यूशन रूलर रेजोनेट क्यों नहीं कर रही। लॉजिकली अगर वो कर्लन एक आर्टिफैक्ट है तो दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बीच में कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसकी नजरें छोटे से कर्लन के ऊपर टिकी रहती है। ये चीज चाहे कितनी भी नॉर्मल, चाहे कितनी भी डिम लगे, बट जियान की आंखों में बिल्कुल सिंपल नहीं होती। जियान के इमोशंस को फील करके गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट एक बड़े बुजुर्ग वाली आवाज में कहती है, क्या तुम्हें अब एहसास हुआ कि कितनी पावरफुल चीज है। जियान अपनी खोपड़ी खुजा के बोलता है एग्जैक्टली है क्या। उस मिस्टीरियस कर्लन की ओरिजिन को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो स्पिरिट भी इसका सीधा आंसर नहीं करती। वो उसे सवाल वापस पूछती है, क्या तुम सच में नहीं जानते। जियान फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला के बोलता है, क्या मेरे फ्लेम मंत्रा से रिलेटेड है, लेकिन मेरा फ्लेम मंत्रा तो भी बस सेकंड लेवल तक पहुंचा है। अगर उसे पता होता कि चीज इतनी टेरिफाइंग है तो उन हाई लेवल की दो स्किल्स को इकट्ठा करने में जियान इतना समय बर्बाद क्यों करता। इवन टॉप टियर या फिर ग्रेट इमोर्टल टेक्निक की अटैकिंग पावर भी इस छोटे से फ्लेम कर्लन से कंपेयर नहीं करी जा सकती। और तो जियान को हल्की सी फीलिंग थी कि इस कर्लन का जन्म फ्लेम मंत्रा से हुआ है और ये शायद शाओ क्लैन से कनेक्टेड होगा। तभी एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट को सोच के जियान को और भी पागल करती हुई बोलती है, एक्चुअली मैं भी पूरी तरह से जानता नहीं हूँ कि है क्या, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे फ्लेम मंत्रा का कल्टिवेशन राइज होता है, इसकी पावर और इसके अंदर जन्म लेने वाला बिल और भी पावरफुल होता जाएगा। हालांकि ये भी कोई डिवाइन वेपन नहीं है, लेकिन इसे तुम एग्जीक्यूशन रूलर से भी कम मत समझना। आखिरकार ये तुम्हारे शाओ क्लैन की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है, जिसे उन्होंने 7 रियम्स के सेंटर से हासिल किया था। और तो और एक बार होली फ्लेम की स्पिरिट ने मुझे बताया था कि इस कर्लन के अंदर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ मैसेज छिपा हुआ है। जियान हेल्पलेसली अपने सिर को हिला के बोलता है, आखिर कल्टिवेशन टेक्निक में ऐसी रहस्यमय चीजें कब से आ गई। इसके रिप्लाई में स्पिरिट कहती ही लिटिल गाय, ग्रेट 1000 वर्ल्ड तुम्हारी इमेजिनेशन से ज्यादा बड़ा है। जब तुम सच में 5th या फिर 6th लेयर की रिइंकार्नेशन रेन में पहुंचोगे तभी तुम उस पीक लेवल की झलक देख पाओगे। तुम्हारी वीक स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें समझना तुम्हारे लिए बाकी है। इस रूलर की स्पिरिट के पास बातों की भी कमी नहीं थी, बट अच्छी बात ये होती कि इससे पहले और भी कुछ बोल पाती। उस खूनी नदी के तबाह हो जाने के बाद वो ब्लडी शैडो बूम के साउंड से आसमान से नीचे गिरता है। ये हवा में कई 100 मीटर चौड़ी शॉक वेव्स को बनाते हुए जाता है, जिससे हम नीचे एक बहुत बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे को बनते हुए देखते हैं। ऐसे सीन को देख के दूसरा वाला ब्लैक इविल डीमन एक फ्यूरियस कोल्ड स्नॉट करके बोलता है, हम ब्लड डीमन, लेकिन हुआ चंगर उसे मौका कैसे दे सकती थी। जियान को विक्ट्री को इतनी आसानी से हासिल करते हुए देख के उनके चेहरे पे हल्का सरप्राइज फ्लैश होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने अपोनेंट को सरप्राइज भी करने लगती है। हालांकि हुआ चंगर भी बहुत दर्द में थी, लेकिन तब भी वो इंड्योर कर रही थी। उनके पीछे का फ्लावर हालो होता है, उसमें से निकलती वास्ट रिइंकार्नेशन पावर ये आसमान को सारे फूलों के ऑरे से ढक के उस ब्लैक डीमन को कहीं भी जाने का मौका नहीं देती। ये पावर हेवन और अर्थ को हिला के रख देती है। वो ब्लैक इविल डीमन भी मुंह से टिच की आवाज निकालता है, फिर हेड ऑन टकरा जाता है हुआ चिंगर से। ये बैटल जैसे आगे बढ़ रही थी हुआ चिंगर की ओल्ड इंजरीज और भी खुल रही होती हैं, साथ में उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, लेकिन तभी इस ब्लैक डीमन को रोकने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। आखिरकार वो थी जेन्युइन 5th टियर की पावर हाउस। हम एक बार फिर से फोकस करते हैं उस गॉरफील्ड यानी कि ब्लड डीमन के ऊपर, जो जियान को डिसबिलीफ और डार्क एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो ऊपर पॉइंट करके बोलता है, तो तुम बताओ तुमने कैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो फील करता है उस अजीब ट्रायनिकल पावर को। उसे जियान के फ्लेम कर्लन से इवन खुद होली फ्लेम से ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन इसके जवाब में जियान सिंपली उस कर्लन को वापस अपने शरीर में ले लेता है। बॉडी का ग्लिज दौरा और भी टेरिफाइंग हो गया था। वो टूटे वर्ड की तरफ इशारा करके बोलता है, तुम्हें जानने की कोई
जरूरत नहीं है। आसपास के स्पेस में होली फ्लेम्स को बॉयल होते हुए फील करके उस ब्लड इविल डीमन के एक्सप्रेशन और भी खराब होने लगे थे। वो तब भी कहता है भले एनवॉय ग्रेवली इंजर्ड हो गया हो, लेकिन क्या तुम्हारी कमजोर सी स्ट्रेंथ मुझे सच में सरप्राइज करने के काबिल है। हाउएवर जियान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। एक हाथ हैंडसीज को चेंज करता है और दूसरा हाथ ऊपर आसमान में उठता है। गूंजती मैजेस्टिक आवाज द हेवनली डीमन अरे। इस वक्त ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही हम करने लगी हो। हेवंस जगह जगह से फटते हैं, इनमें से निकलती हैं फ्लेम्स की चेन्स जो अपनी इरेजिस्टिबल सप्रेसिव फोर्स के साथ उस ब्लड डीमन की तरफ झपटी थी। इस फेटल डेंजर को महसूस करके गॉरफील्ड की आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। वो अपनी हथेलियों पर डेथली एनर्जी को इकट्ठा करके बोलता है ब्रिकेट। उसकी हथेलियां फॉर्मेशन पॉइंट के ऊपर टकराती हैं, गूंजती हैं बैंग 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 की आवाजें। स्पेस बार बार क्रैक हो रहा था, लेकिन वो चाहे कितना भी फियर्सली अटैक कर रहा हो, जियान की हेवली डीमन फॉर्मेशन अपने आप ही रिफॉर्म हो जाया करती थी। जियान भी फाइनली भारी सांसें लेते हुए बोलता है फाइनली एक से डील कर लिया। अभी गॉरफील्ड हेवली डीमन अरे से बांध लिया गया था। अब अगला काम है हुआ चिंगर के साथ मिलके उस ब्लैक डीमन को भी खत्म कर देना। दोनों ब्लैक इविल डीमन और ब्लड इविल डीमन ये उस हाफ इविल गॉड ब्लडस्टोन के जनरल्स थे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस ने चाहे कैसा भी षड्यंत्र रचा हो, लेकिन इन दोनों को खत्म कर देना ये उन्हें गहरी चोटें पहुंचाएगा। लेकिन जिस जियान हुआ चिंगर की सहायता करने के लिए तैयार ही हुआ था, तभी ऊपर का वर्ल्ड जूम के साउंड के साथ भयानक तरीके से कांपता है। चारों तरफ का आसमान डार्क होने लगा था। एक गहरे लाल रंग की एनर्जी बीम टेरिफाइंग स्पीड के साथ स्पेस को तोड़ देती है। जब हम इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि बीम एक्चुअली में क्रिम्सन पाम था जो अपने साथ आता है चिलिंग डेडली ऑरे को। नहीं, ये चीज जियान के ऊपर हमला नहीं करती बल्कि उस ब्लैक डीमन को ढक लेती है। इस ह्यूज डेविल हैंड को देख के वो ब्लैक डीमन हेजिटेशन के साथ कहता है बट लॉर्ड इविल गॉड हम सक्सेस के कितने करीब हैं। उस बड़े से खूनी पंजे में से इमोशनलेस आवाज बाहर आती है जो यहाँ मौजूद सबके दिलों को हिला के रख देती है। वो आवाज कहती है रिट्रीट। तुरंत ही पीछे का स्पेस क्रैक हुआ था और वो हाथ ब्लैक डीमन को लेके गायब हो जाता है। इसी मोमेंट में फ्लावर गॉड पैलेस के रियम का जमीन और आसमान ये बुरी तरीके से थरथराने लगे थे। वो वेंगोंग वेंगोंग की आवाजें गूंजती हैं। फिर अगले इंस्टेंट में वो डिमोनिक इविल एनर्जी जिसने बहुत बड़ी प्लेग की तरह पूरे आसमान को ढक रखा था, वो बिल्कुल धुएं बन के बिखर जाती है। फ्लावर गॉड पैलेस में लौट आते हैं पुराने वाले रंग, लेकिन माउंटेन रेंज को ढकने वाला वो ब्यूटीफुल बैरियर वो युद्ध के घाव से भरा हुआ होता है। नीचे पड़ी होती वो टूटी फूटी पत्तियां और जगह जगह पे हम खून के निशानों को देख सकते हैं। डिसाइपल्स ने भी गहरी सांस ली थी, लेकिन जस्ट इन सबको लग रहा था कि क्राइसिस खत्म ही हुए हैं, तब इनके कान में पफ की साउंड जाती है। हुआ चिंगर के चेहरे के रंग उड़ गए थे, मुंह से वो डार्क रेड पॉइजनस ब्लड निकलता है। एट द सेम टाइम उनका शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा था। ये बात साफ थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ की बिल्कुल लिमिट तक पहुंच चुकी है। इस मंजर को देख के यूरू के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो चिल्लाती है टीचर। वो यूरू की प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए सीधे चली जाती है हुआ चिंगर की तरफ। अभी बैटल जस्ट एंड ही हुई थी, जियान के चेहरे पे आई होती है रिलीव्ड स्माइल। बस इसी इंस्टेंट में उसकी आंखें पूरी तरह से श्रिंक हो जाती हैं। वो देखता है कि जो डार्क रेड ब्लड हुआ चिंगर के मुंह से बाहर आया होता है वो बना लेता है एक हाथ के बराबर क्रिम्सन डीमन क्लाउड को। जियान चिल्लाता है नॉट गुड, वहां पे मत जाओ। तभी इस क्लाउड में से निकलती एक सिनिस्टर हंसी की आवाज फिर किसी मीटियोर की तरह स्पेस को चीरते हुए अनकॉन्शियस हुआ चिंगर की तरफ ब्लास्ट हो जाता है। जियान के माथे को एक ही सेकंड में पसीने ने ढक लिया था। बिना बिल्कुल भी समय बर्बाद करते हुए वो इस्तेमाल करता है शॉर्ट डिस्टेंस स्पेस शटल सील को, साथ में शरीर को ढक लेते नीले रंग के स्केल्स और पीछे 1000 मीटर बड़े डिवाइन कोलोसल बीस्ट की शैडो दिखाई देती है जो तुरंत ही जियान और बाकियों को शेल्टर करने लगती है। ये बैकशाइड ड्रैगन किंग की बॉडी थी जो डार्क क्रिम्सन डीमन क्लाउड से बूम की आवाज से टकराती है। एक ही पल में हम उस स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बॉडी के ऊपर कई क्रैक्स को अपीयर होते हुए देखते हैं और एक झपकते वो डीमन क्लाउड भी वेनिश हो जाता है। साफ तौर पे इसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई है। हम फोकस करते हैं जियान और येनिन के ऊपर। दोनों ही हुआ चिंगर के सामने होने की वजह से मुंह से खून फेंकते हैं। जियान दांती मीस के बोलता है डार्कनेस डीमन। उस छोटे से खूनी बादल में से जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स जियान को फील हो रही थी वो डार्क डीमन की खुद की थी। वहीं भी जियान को अपनी मास्टर को सेव करने के लिए खुद को ऐसे खतरे में डालते हुए देख के येनिन का दिल कांप जाता है। उसे दोनों बाहों भर के बोलती है जियान। अभी सांसें जियान की काफी भारी थी। वो ये कहने वाला था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसके चेहरे को ढकने वाली सॉफ्टनेस उसे अपने शब्दों को निगलने मजबूर कर देती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ आई गेस इंटेलिजेंट लोग समझ चुके होंगे। जियान ने इस मोमेंट में अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो उन बाहों की गर्माहट को महसूस कर रहा था। ये इस पल उसकी बॉडी की होली फ्लेम एक अजीब सी डर को दिखाने लगती है। वो होली फ्लेम की स्पिरिट कहती है इस लड़की के पास क्या कुछ ऐसा है जैसे होली फ्लेम भी डरे। आज की येनिन बिल्कुल यूरू की तरह रिइंकार्नेशन के फर्स्ट लेवल में एंटर कर चुकी थी। हालांकि ये पावरफुल होती है लेकिन इनकी
कॉम्बैट स्ट्रेंथ तब भी अनस्टेबल थी। अब येनिन भी थोड़ा थोड़ा शांत होती है। वो जियान की चोटों को देखना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नजरें जाती है उस लड़के के चेहरे की स्माइल पे, उसके नाक से बस एक हम्प की साउंड बाहर आती है। वहीं पे जियान के चेहरे पे दी ऑकवर्ड स्माइल, लगता है उसकी छोटी चालाकी एक्सपोज हो गई। ये दोनों इससे पहले कुछ बातें कर पाते, फ्लावर गॉड की डिसाइपल्स चिल्लाती हैं, सीनियर सिस्टर टीचर जल्दी आओ। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये कई मिनट्स के बाद की बात थी। येनिन जियान को एंग्शियसली देख रही होती है। वो पूछती है, जियान अब बताओ टीचर कैसी है। पैलेस मास्टर हुआ चिंगर की कलाई को छोड़ते हुए तभी जियान की आईब्रोज निट होती है। वो एक लंबे समय तक कुछ नहीं बोलता। हाउएवर इस मोमेंट में वो नोटिस नहीं कर पाता कि यूरू धीरे धीरे बदल रही थी, उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंस, इवन उसका पूरा एसेंस। लेकिन येनिन के मौजूद होने की वजह से जियान के सारे थॉट्स यूरू के ऊपर नहीं होते। अभी दूर खड़ी यूरू के चेहरे पे रिग्रेट से भरे हवा होते हैं। वो हल्की आवाज में कहती है, बस सच बताओ। जियान गहरी सांस लेके बोलता है, इनकी कंडीशन बहुत बुरी है। सीनियर के शरीर के सारे मेरिडियंस टूट चुके हैं। इवन उनका दुगी सी और सोल रियल जहाँ रिइंकार्नेशन की पावर इकट्ठी होती है वो कोलैप्स हो चुका है। अब वो एक बिना कल्टीवेशन के इंसान से अलग नहीं है। और क्योंकि उस डार्क डिजीज ने उन्हें एक लंबे समय से क्रोड किया है, मुझे डर है कि इनकी जिंदगी बस कुछ पलों की रह गई है। वो चुपचाप से साइड में हट के अपनी पोजीशन को देता है येनिन को। वो येनिन जो कि हमेशा काम और इंडिफरेंट रहा करती थी, जैसे दुनिया में बस बहुत ही कम चीजें हिला सकती हैं। लेकिन अभी वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कह रही होती, नहीं ये हो नहीं सकता। जब हुआ चिंगर उसे ड्यूकी कॉन्टिनेंट से फ्लावर गॉड पैलेस में लाई होती है तो उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। पैलेस मास्टर ने येनिन को अपनी बेटी की तरह पाला, और जो गर्माहट यहाँ पे उसे महसूस हुई वो येनिन के ठंडे पड़ चुके दिल को भी पिघला देती है। और अब इस मदरली फिगर को मौत के करीब देख के येनिन बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह कांपती है, जिसका सबसे कीमती खजाना छीना जा रहा हो। तभी नीचे लेटी पैलेस मास्टर हुआ चिंगर की उंगलियां हल्का सा हिलती हैं। वो येनिन के नाम को पुकार के बोलती, यूनर। येनिन तुरंत ही उनके हाथ को पकड़ के बोलती, टीचर मैं यहीं पे हूँ। आंसुओं से उसकी आवाज टूटने लगती है। अभी पैलेस मास्टर हुआ चिंगर को अपनी हथेली को उठाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन तब भी वो कंडेंस करती एक छोटे से फ्लावर को जो देखने में चमकीला और बहुत ब्यूटीफुल था। वो कहती, इन सालों में लगता है मेरी विशफुल थिंकिंग थी, मैं गलत थी। द फ्लावर गॉड परहैप्स ए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का बस एक लेजेंड है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर में रहती और ऐसी ग्रैंड चीजों की कभी परवाह नहीं करती। लेकिन यूनर मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैं अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड तक आ चुकी हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम इस होली फ्लेम और जेड बॉक्स का अच्छा ध्यान रखोगी। फिर उस चमकते हुए फूल को उठा के बोलती, और ये है मेरी फाइनल विश, मेरी जिंदगी की ओरिजिन। इस चीज को देख के येनिन के आंसू तो बिल्कुल नहीं रुकते। वो बार बार अपने सिर को हिला के बोलती, टीचर मैं नहीं कर सकती, आप मुझे माफ कर दो। जब जैन इन दोनों के बीच में से सीन को देखता है वो फाइनली अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। उसके हाथ में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ था। वो साया करके बोलता है, मुझे ट्राई करने दो। वेल्जियन यहाँ पे 7 पॉइजन डाइवर्जन सोल कप का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे हुआ चिंगर की जिंदगी को बढ़ाया जा सके। हम करीब 10 मिनट के बाद के नजारे को देखते हैं, जब जियान धीरे से अपने हाथ को वापस लेके बोलते, सीनियर हुआ के पास अब 7 घंटे की जिंदगी बची हुई है। लेकिन इन 7 घंटों के बाद इवन एंजल किंगडम की आर्च एंजल भी उन्हें बचाने में पावरलेस होगी। ये सुन के येनिन का दिल वॉलेंटली ट्रेम्बल हो जाता है, लेकिन हेजिटेशन भी उसकी आंखों से मिट रही थी। वो अचानक से आगे बढ़ती है। जियान इससे पहले रिएक्ट भी कर पाता, एक हल्का सा हवा का झोंका और एक फ्लावर फेरी जैसा फिगर उसके बाहों में था। अपने होठों में महसूस होती है हल्की सी गर्माहट। फिर एक आवाज कहती है, जियान थैंक यू। येनिन तुरंत ही अपने पैर खींच लेती है, लेकिन अभी उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। अभी ऐसे जियान के दिमाग में एक्सप्लोजन्स हो गए हों। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो कांपती आवाज में कहता है, येनिन मैं तुम। वो कहने को तो शायद किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन अभी वो हेल्पलेस था। अब दूर खड़ी येनिन को देख के जियान का दिल और शांत नहीं रह पाता। अब चाहे कुछ भी हो, अगले 7 घंटों तक उसे शांत तो रहना ही था। तो होता भी ऐसा है। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 7 घंटे बाद के सीन की तरफ। इस समय के दौरान जियान ने फ्लावर गॉड पैलेस के लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया होता, बल्कि चुपचाप से एक सोल बेरी को अरेंज करता है जो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए था। और जियान आसमान में चला जाता है। वो येनिन को औरों से बेहतर तरीके से जानता था। ड्यूकी कॉन्टिनेंट में इस लड़की के कंधों पे कुछ ज्यादा ही बर्डन्स होते हैं, जैसे युलंग सेक्ट उसका टीचर, फिर बाद में हुआशिन पैलेस की मास्टर भी बन गई थी। और अब क्योंकि पैलेस मास्टर हुआ चिंगर और फ्लावर गॉड पैलेस की इन सीनियर सिस्टर्स ने उसे ऐसी जेन्युइन सिंसियरिटी के साथ ट्रीट किया है, तो जियान भी चाहता है कि येनिन अपना पूरा फर्ज निभाए। वो अपने होठों को टच करता है और कहता है, येनिन। जो कुछ घंटों पहले का सीन होता है, उसने येनिन की फीलिंग्स को ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। समय लोगों को बदल देता है, लेकिन लव प्यार इन्हें और भी निखारता है, और प्यार को छिपाया भी नहीं जा
आ सकता। जब सबसे कम एक्सपेक्ट किया जाए ये अपने आप को तब जाहिर करता है। जियान के दिमाग में जब भी नॉस्टैल्जिक थॉट्स आ रहे थे तभी अचानक से होते हैं बदलाव। आसमान की फॉर्मेशन कांपने लगती है, गूंजती हैं वेंग में वेंग के साउंड्स। ये ऑफ कोर्स वही हेवन डीमन फॉर्मेशन थी जिसमें उस ब्लड इविल डीमन को रखा गया था। अभी हमारे कान में जाती है उस गॉरफिन की गुर्राने की आवाजें। वो दहाड़ता है, लिटिल बैस्टर्ड मुझे रिलीज कर दे वरना जैसे ही एनवाई फ्री हुआ मैं तो ये बिना किसी कब्र के दफना दूंगा। इसकी वो गालियों वाली आवाजें जान के अच्छी मूड को तोड़ देती हैं। उसे हिला के बोलता है जाने दो, लगता है इससे अब इन्फॉर्मेशन निकालने का अच्छा समय है। तो उसका फिगर चला जाता है ऑल हेवन डीमन फॉर्मेशन के अंदर और एक्सप्रेशन डार्क और डेंजरस होने लगते हैं, बिल्कुल ट्रू डेविल की तरह। आखिरकार इस गॉरफिन ने जान के दिमाग को इस मोमेंट में खराब करना था तो फिर उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वैसे भी अगर वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल क्लैन के प्लान की जानकारी चाहता है तो उसे इस्तेमाल करने होंगे कुछ खास तरीके। उन डिवाइन होली चेन से बंधा हुआ गॉरफिन जान की उन अनफ्रेंडली नजरों को देख के गहरे डर को महसूस करने लगा था। वो कांपती हुई बोलते, गुरु तुम करना क्या चाहते हो? जान सीधा पूछता है, मुझे बताओ तुम्हारी इस बार क्या कॉन्स्पिरेसी है? इन शब्दों पे ब्लड डीमन एकदम पागल हो गया था। उसके दांतों के रगड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो हा करके बोलता है, पूरा इमोर्टल रियल्म नहीं, ये पूरा हेवनली रियल्म तभी हमें बिलोंग करेगा। जन की आंखों में होली फ्लेम पैटर्न्स घूमने लगे थे और उस गॉरफिन को बांधने वाली चेन से उसे खतरनाक दर्द को महसूस करवाती हैं। जन भौंस से उठ के बोलता है, इमोर्टल रियल्म हेवनली रियल्म। तभी गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट जान को बताती है इमोर्टल रियल्म और हेवनली रियल्म हमेशा से एक थे लेकिन अलग सोचने के तरीकों की वजह से इन्हें बांट दिया गया। इमोर्टल रियल्म के सेंटर का जो एम्परर है वो तुम्हारे शाओ क्लैन से हमेशा दुश्मनी मानता रहा है। आगे गूंजती उस ब्लड डीमन की आवाज जो कहता है हमारे लॉर्ड ने अपनी असॉल्ट को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और हम पहले जीत चुके हैं। वो हेवन और अर्थ का ग्रेट वॉर बहुत जल्दी शुरू होगा, तब हम इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को अपने पैरों के नीचे मसल देंगे। ये सुन के जन अपने हाथ को क्लेंच करके बोलते कुछ ज्यादा ही नॉनसेंस करते हो। फॉर्मेशन में क्रैक क्रैक बूम के साउंड गूंजते हैं। होली फ्लेम वायलेंट हो गई थी। ये इविल ब्लड डीमन की इविल ऑरे को धीरे धीरे करके इरोड करने लगती है। उसका शरीर पिघलने लगा था। फॉर्मेशन इसे प्योरीफाई करके अब्सॉर्ब कर रही थी। कुछ ही पलों में होली फ्लेम गॉरफिन को बस एक लाल रंग के धुएं में बदल देती है जो एक्चुअली में उसकी ओरिजिन एनर्जी थी। जब जन उस ऊर्जा को महसूस करता है वो भौं से कोड़ के बोलता है, ये ऑरा नहीं, ये इंसान नहीं है, ये कोई जीवित प्राणी भी नहीं है। होली फ्लेम और फॉर्मेशन के जॉइंट सप्रेशन में एक पॉजिटिव फोर्थ रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट की भी ऐसी हालत हो गई थी। वो छोटा सा खूनी धुआं जिसके अंदर गॉरफिन छिपा था वो रिलीज करता है अपने फाइनल अटैक को जिसका नाम था ब्लड सी। उस धुएं में से खून की बूंद निकलती है जो शूट हो जाती है जियान की तरफ, लेकिन इससे पहले अटैक पास भी पहुंच पाता वेंग पफ की आवाज गूंजती है। जियान के सामने अचानक से एक डेविल क्यूब अपीयर होता है जिसने ओरिजिन अटैकिंग पावर को वहीं पर रोक लिया था। वो क्रिम्सन मिस्ट के अंदर छिपा हुआ गॉरफिन जब इस चीज को देखता है अब पहली बार उसकी आवाज में महसूस होता है रियल टेरर। वो पूछता है ये क्या चीज है? उसने जियान की प्योरिफिकेशन को सहने का निर्णय लिया था जिससे राइट टाइम पे वो भाग सके, लेकिन डेविल क्यूब के अंदर का ऑरा उसे बता रहा था कि मौत को अब टाला नहीं जा सकता। इस इविल ब्लड डीमन को शॉक में जाते हुए देख के जिन इस मौके को छोड़ नहीं सकता था। उसके आईब्राउज के बीच में से रिलीज होती है सोल पावर जो सीधा दुश्मन के बिल्कुल कोर में चली जाती है, मतलब ओरिजिन एनर्जी के अंदर चली जाती है। जिस पल जियान एंटर हुआ था उसे चारों तरफ से महसूस होता है वो एंडलेस डिमोनिक ऑरा जिसमें से चीखती हुई आवाजें कहती है हमें बचाओ, माय लॉर्ड सेव मी। फिर ये सारी आवाजें एक में मिल जाती हैं और वो वॉइस बोलती मैं स्मॉल हेवनली रियल्म का किंग हूँ, अगर तुम मुझे रेस्क्यू करते हो तो मेरा पूरा रियल्म तुम्हें सर्व करेगा। ये गॉरफिन के शरीर के अंदर की डेस्परेट वॉइसेस थी। ये सारे वो लोग थे जिन्हें डिवावर कर लिया गया है और अब धीरे से उसकी पावर में कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसी कियोस्क को महसूस करके जान डांटते आखिर तुमने कितने इंसानों को सॉलो किया। वो उसकी सोल के बिल्कुल बीच की तरफ जाता है और एट लास्ट उसे वो मिल गया था, एक सूखे खून से रंगा हुआ कुआं। जब जान का सोल अवतार इसके बिल्कुल नीचे देखता है वहाँ मौजूद था एक मैसिव सोल लाइट क्लस्टर। इस सोल ओरिजिन के गुब्बारे को कई डार्क चेन से बांध रखा था और इनके ऊपर होता है एक बहुत बड़ा इविल शैडो। वो इविल शैडो और कोई नहीं बल्कि ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल था। ये देख के जियान कहता है एज एक्सपेक्टेड। वो कोई हेस्टेशन ही नहीं दिखाता, एक्टिवेट होता है डेविल्स क्यूब। वो क्यूब की सारी पावर को सोल के सेंटर में भेज देता है। आसपास की इविल एनर्जी ऐसे सामने से हट रही थी जैसे वो अपने किंग के लिए रास्ता बना रही हो। डेविल क्यूब में से बज बज की आवाजों के साथ वो भयानक सक्शन फोर्स निकलती है जो इविल गॉरफिन के अंदर के सारे ऑरे को अपने अंदर खींच लेती है। वो ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल का प्रोजेक्शन भी बचा नहीं था जब डेविल क्यूब ने इसे अब्सॉर्ब किया था। एट द सेम टाइम इस इमोर्टल रियल्म की किसी दूसरी जगह पे वो रियल हाफ इविल गॉड अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो एक ठंडी
ठंडी आवाज में कहता है, जब हम इस इमोर्टल रियम के सेंटर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो मेरे हाथों से वो चींटियां भी बच नहीं पाएंगी। सीन वापस लौट आता जब जन एक्सट्रैक्ट कर रहा होता इंफॉर्मेशन गॉर्फिन के अंदर से। तो फ्लावर गॉड पैलेस में कई बदलाव हुए थे। हमारा ध्यान फूलों से ढकी घाटी के ऊपर जाता है, जिससे पैलेस मास्टर हुआ चिंगर, यनिन और यूरो साथ में बैठे होते हैं। एक लंबी साइलेंस के बाद हुआ चिंगर धीरे से अपनी नजरें फ्लावर गॉड पैलेस के मेंशन से हटाती हैं। वो एक सॉफ्ट आवाज में बोलती है यूरो अपनी दांती मीस के बोलती है सीनियर। हुआ चिंगर को देख रही उसकी नजरें कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से भरी हुई थी। हुआ चिंगर नॉट करके बोलती है वो लॉर्ड मून गॉड पैलेस। ये सुन के यूरो का सर नीचे झुक जाता है। मेरे दिल में ऐसा महसूस होता है जैसे एक पैना सा ब्लेड ऊपर से निकल गया हो। वो बताती है कि टीचर अब नहीं रही, उनकी जान भी डार्क डीमन के एक सबऑर्डिनेट ने ली है। हुआ चिंगर साय करके कहती है एज एक्सपेक्टेड। उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे सच्चाई को बहुत पहले ही भांप चुकी हो, लेकिन तब भी इन शब्दों के वजन के जरिए उनका दिल दब जाता है। यूरो कंफर्म करती है सीनियर चिंता मत करिए, मून गॉड की लेगेसी इनहेरिट कर ली गई है। मैं टीचर की फाइनल विश को आगे बढ़ाऊंगी और मून गॉड पैलेस की ग्लोरी को भी रेस्टोर करूंगी। ये बोलते उसकी ब्यूटीफुल आंखें डिटर्मिनेशन से भर गई होती हैं। वो चिंगर उसे लंबे समय तक देखने के बाद फिर से बोलती हैं, एंशिएंट टाइम से मून गॉड और फ्लावर गॉड मुंह बोली बहन थी। इनकी पावर्स के सामने हेवंस कांपते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों की लेगेसी का ज्यादातर हिस्सा खो गया। अब क्या एक ट्रू गॉड सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये शायद किसी को नहीं पता है। इवन हुआ चिंगर जैसी ओल्ड मॉन्स्टर भी अभी अनसर्टेनिटी को अपनी आवाज से छिपा नहीं पाती। ये ने धीरे से उनके हाथ को पकड़ के बोलती है टीचर। हुआ चिंगर तभी कहती है बाय द वे मून गॉड पैलेस की एक सुप्रीम फिगर द क्राउन ऑफ चेंगे वो भी कहीं और मौजूद होगी। अगर तुम उन्हें ढूंढ पाती हो तो तुम्हारे शरीर की मून गॉड इम्प्रिंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकती है। वो इस हेवन की पुरानी रूलर है, लेकिन जब हेवनली एम्पर ने इमोर्टल रियम के सेंटर को हेवनली सेंटर में बदल दिया तो तब इसे कॉन्फ्लिक्ट उठने लगे। लेकिन जब हमारे सामने इतना बड़ा खतरा है तो हमें एक साथ आना ही होगा। उनके एक्सप्रेशन सोलम थे। वो पूछती हैं, वो दोनों चाबियां वो तुम्हारे साथ हैं करेक्ट? यूरो और यूनियन एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करती हैं, फिर निकालती हैं सिंपल से दिखने वाली दो जेट बॉक्सेस को। हालांकि डब्बे देखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी से लगते हैं, लेकिन जो एंशिएंट ऑरा ये कैरी करते थे के सामने दुनिया भी फीकी पड़ जाए। ये जैसे ही अपीयर हुए थे एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हैं। इनमें से एक हल्की सी ट्रेमलिंग फोर्स निकलती है। हुआ चिंगर कहती है इस सब के खत्म हो जाने के बाद याओची वंडरलैंड जाना, वहाँ से थर्ड की को कलेक्ट करने के साथ साथ तुम्हें उस चीज को भी लेना है। इसके अलावा सब कुछ फेट पे निर्भर करेगा। येनन हेजिटेट करते हुए पूछती है लेकिन एग्जैक्टली वो चीज है क्या? हुआ चिंगर आंसर करती है वाटर स्पिरिट पर्ल। इमोर्टल रियम की ऐसी खुशहाली और इमोर्टल एनर्जी का रीजन ये उस वाटर स्पिरिट पर्ल से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक बात रही इसके ट्रू इफेक्ट्स की, तो कई सौ जनरेशन की स्टडी के बाद भी हम उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन लेजेंड्स के हिसाब से ये बैटल गॉड से रिलेटेड है। इन शब्दों पे एक अजीब सा साइलेंस फैल गया था। फिर वो आगे बोलती हैं गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, जब ये पांचों पर्ल साथ में आएंगी तो दो गॉड का वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा। लेकिन पांचों मोती ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर बिखरा दिए गए हैं। इवन इमोर्टल रियम का हेवनली एम्परर भी बस इनमें से दो को ही ट्रेस कर पाया है, जो है वाटर और अर्थ पर्ल। इन पांचों को इकट्ठा कर लेना ये शायद सेवन रियम के सेंटर या तुम्हारे पास भी वो डेस्टिनी हो सकती है। डेस्टिनी इशारा किसकी तरफ कर रही है ये तुम्हारा भाई अपनी सुप्रीम कल्टीवेशन के साथ अच्छे से देख पा रहा है। मुझे लगता है अगर आप भी थोड़ा सा फोकस करो तो चीजों की डायरेक्शन को देखना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट एपिसोड में सीधा जा रहे होंगे याओची वंडरलैंड के अंदर, जहाँ जियान को कई दाव पेच खेलने होंगे और मोस्ट लाइकली वहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंस सीन होने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं किया जा रहा है उसे देखना चाहते हैं आज शाम को ही, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी को, जिससे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। हालांकि मेंबरशिप के कई लेवल्स हैं, लेकिन अर्ली एक्सेस एपिसोड 3 लेवल पर डिवाइडेड है। सारे बेस से लेके टॉप मेंबर्स को एक एक्स्ट्रा एपिसोड मिलता है। वहीं पे जो होते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, वो 2 से 3 पार्ट्स हमेशा आगे रह पाते हैं। सो ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे और सब्सक्राइब के साइड में, उसे चेकआउट करो। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।